हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे फेडरल सिस्टम। इस वीडियो के अंदर में मेनली हम दो गवर्नमेंट की बात करेंगे, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक यूनिटरी गवर्नमेंट। इन दोनों के फीचर्स देखेंगे, इन दोनों के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और जो फेडरल सिस्टम है उसके हम क्रिटिसिज्म को इस वीडियो के अंदर में जानेंगे इंडियन सेंस के अंदर में। देखिए, ऑन द बेस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच के रिलेशन मेनली फॉर्म करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ पे जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर इस किसके पास होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है। अगर मान लीजिए स्टेट स्टेट गवर्नमेंट भी है तो उसके पास बहुत कम पावर होता है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वो किसके पास होता है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है। और फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है दैट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। किसमें, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में। ये फेडरेशन शब्द आया कहाँ से, ये लैटिन शब्द फोइटस से आया है, जिसका मीनिंग होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। ओके, अब देखो ये फेडरेशन कैसे बनता है, मेनली ये दो तरीके से बनता है, एक इंटीग्रेशन से बनता है या डिसइंटीग्रेशन से बनता है। अब ये इंटीग्रेशन से कब बनता है, जब किसी इंडिपेंडेंट स्टेट की अगर मिलिट्री वीक है या वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इन दैट केस क्या करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। जैसे कि यूएस के सेंस में, यूएस क्या है, एक ओल्डेस्ट फेडरेशन है जो कि मेनली बनाया गया था 1787 में, जिसमें 50 स्टेट है नाउ करंटली, और ओरिजिनली इसमें 13 स्टेट थे। अब बात करेंगे हम डिसइंटीग्रेशन से कैसे फेडरेशन फॉर्म होता है। देखिए, जो बिग यूनिटरी होती है, जो एक बड़ा एक यूनिटरी कंट्री होता है, वो क्या करता है, वो ग्रांट करता है ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस फॉर द रीजनल इंटरेस्ट, मतलब रीजनल इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक है, रीजनल इंटरेस्ट के बेस पे जो यूनिटरी होता है, जो बड़ा यूनिटरी होता है, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी होता है, वो क्या करता है, ऑटोनॉमस पावर देता है ये प्रोविंसेस को। जैसे कि कनाडा के सेंस में, कनाडा में क्या है, कनाडा का जो ये फेडरेशन है ये बनाया गया था 1867 में, जिसमें अभी करंटली 10 प्रोविंसेस है, ओरिजिनली यहाँ पे 4 प्रोविंसेस थे। तो इस तरह से ऑन द बेस, मतलब यहाँ पे मेनली दो टाइप से, मतलब दो तरीके से फेडरेशन फॉर्म होता है। आइदर इंटीग्रेशन से, मतलब ये इंटीग्रेट हो रहे, कंबाइन हो रहे, या डिसइंटीग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो यूनिटरी पावर है वो क्या कर रही है, खुद का पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ऑटोनॉमस पावर बना रही है, मतलब ऑटोनॉमी बना रही है इन प्रोविंसेस को, जो भी रीजनल इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक है, इंटीग्रेशन और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, दोनों तरीके से क्या हो रहा है, मेनली फेडरेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो इंडिया के सेंस में क्या है, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर में फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की क्या है, फेडरल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो जिस तरह से जो बड़ा साइज है इंडिया का और सोशो इकोनॉमिक जैसे डाइवर्सिटी है, उसके बेस पे ही मेनली ये फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। तो ये जो फेडरेशन वर्ड है, ठीक है, ये जो फेडरेशन वर्ड है ये नॉट रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के अंदर में ये जो फेडरेशन शब्द है इसको संविधान के अंदर में कहीं पे भी लिखा नहीं गया। अंडर आर्टिकल 1 क्या बोला गया, यूनियन ऑफ द स्टेट बोला गया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 1 क्या बोला गया, अंडर आर्टिकल यूनियन ऑफ द स्टेट, जिसका मतलब क्या होता है, नो एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट, स्टेट के बीच में एग्रीमेंट करके कोई यूनियन नहीं बनाया गया है। ठीक है, और कोई भी जो स्टेट है वो, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो सिसिट कर सकता है, मतलब खुद को साइड में कर सकता है, खुद को इस यूनियन से अलग कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो बेस ऑन द कैनेडियन मॉडल, जो हमने कैनेडियन मॉडल के बेस पे मेनली ये इस टाइप से फेडरेशन सिस्टम अपनाया, क्योंकि कैनेडियन सिस्टम में क्या है, फॉर्मेशन के बेस पे हमने अपनाया। क्योंकि देखिए, कनाडा में भी क्या है, यूनिटरी फॉर्म, मतलब फेडरेशन तो है लेकिन उसका फॉर्मेशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटर को मैक्सिमम पावर दिया गया है और स्टेट को, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कनाडा के अंदर में डिस इंटीग्रेशन के बेस पे मेनली क्या किया गया, फेडरेशन फॉर्म किया गया है। तो इंडिया के सेंस में भी जो फॉर्मेशन के बेस पे हमने ये जो, देखिए कनाडा मॉडर्न को हमने किस तरह से अपनाया है, ऑन द फॉर्मेशन बेस, ऑन द टर्म, उसके बाद ऑन द पावरफुल सेंटर। तो जो फॉर्मेशन है इन जो कनाडा कनाडा में जो फॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो द सेंटर और स्टेट। ठीक है, उसके बेस पे सेंटर मोर पावरफुल रहेगा। उसके बाद वहाँ पे भी जो टर्म है वो यूनियन है, और जो पावरफुल कौन है वहाँ पे भी, कनाडा के अंदर में सेंटर है। तो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ द कैनेडियन मॉडल हमने क्या अपनाया, इंडिया में फेडरेशन सिस्टम अपनाया है। ठीक है, अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ द दिस फेडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेनली, मतलब स्ट्रक्चर किस टाइप से इसका, फेडरेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिखा तो कहीं गया नहीं है संविधान के अंदर में फेडरेशन शब्द, बट जो फीचर्स है वो दैट इज अ फेडरल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो कौन से ऐसे फीचर्स है जो मेनली ये बताते हैं कि इंडिया क्या है, फेडरल है। ठीक है,
तो सबसे पहला है ड्यूल पॉलिटी। अब ड्यूल पॉलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूल पॉलिटी का मतलब होता है दो गवर्नमेंट। अब दो गवर्नमेंट है अपने यहाँ पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो दो गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है? ड्यूल पॉलिटी है। तो इस तरह से हमने फेडरेशन फीचर्स को अपनाया, ठीक है, अपने संविधान के अंदर में। उसके बाद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल मतलब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है सो दैट सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके लिए हमने क्या किया है? इसके लिए हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, ठीक है। अब देखो ये जो ड्यूल पॉलिटी मैं बताया, ठीक है, जिसमें मेनली सेंटर और स्टेट, ठीक है, दो गवर्नमेंट होते हैं। अब दो गवर्नमेंट होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, इसमें दोनों को अपना अपना एक पावर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि सेंटर के लिए सेंटर में कुछ सब्जेक्ट रखे गए जो मेनली नेशनल इंटीग्रिटी या सोवेरेनिटी को बनाए रखे, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, या करेंसी हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, ये सेंटर को पावर दिया गया है। और स्टेट को लोकल लेवल जो रीजनल लेवल के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, या हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नेंस, ये सभी चीज़ें सेंटर को दिया गया है। इस तरह से मेनली जो अपना इंडियन संविधान है उसमें जो फेडरल फीचर्स है उसके अंदर में ये ड्यूल पॉलिटी हमें दिखाता है संविधान के अंदर में, कि अपना जो देश है दैट हैव द मतलब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फेडरल फीचर्स। ओके, ये इंडियन पॉलिटी बताता है। और इंडियन पॉलिटी किस तरह से बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट, ठीक है, दो गवर्नमेंट है और दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग फीचर्स है। उसके बाद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इस पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पे 395 आर्टिकल थे ओरिजिनली। अभी अप्रॉक्स यहाँ पे 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल है। और ये ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और ये 22 पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। मतलब ये टोटल आर्टिकल 22 पार्ट में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल थे। अब करंट सिचुएशन में अगर बोले तो अप्रॉक्स मतलब मोर देन 470 आर्टिकल से 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल है, ठीक है। और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो पावर है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सभी मेनली इस संविधान के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, पावर किस तरह से होगा, फंक्शन किस तरह से होगा, इस सेंटर का और स्टेट के बीच में, ठीक है, ये सभी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर है। देखिए संविधान के अंदर में भी जो शेड्यूल 7 है, यहाँ पे क्या है, 3 लिस्ट का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। जो तीनों लिस्ट में क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए। अगर यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन कानून बना सकता है? यूनियन बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट कानून बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट है वो भी डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या, जो उन सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ बनाने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो क्या है, डिवाइडेड है। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल फीचर्स है। उसके बाद सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ही सर्वोपरि है। और ये सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक क्या है, बेसिक फीचर्स है संविधान का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस तरह से जो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि मेनली क्या है, फेडरल फीचर्स है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैव द फेडरल फीचर्स, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट में क्या है, अलग अलग पावर डिवाइडेड किया गया है। और इन दोनों के पावर कहाँ पे लिखे गए, सेंटर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखे गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सेंटर से तो पावर डाइवर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि पावर डिवाइडेड है, ठीक है, और संविधान को सुप्रीम माना गया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, एक फेडरल फीचर्स है। उसके बाद जो संविधान है वो रिजिट है, इसके ऐसे प्रोविजन है जो मेनली फेडरल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसको बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से उसको अमेंड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो संविधान है वो बहुत कठोर है, उसको अमेंड करना इतना सिंपल नहीं है, जो कि सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट को आराम से अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है, ये क्या है, एक फेडरल फीचर्स है अपने एक संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है और सभी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टेट के लॉ हो या सेंटर के लॉ हो, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो उसके लिए और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये एक्चुअली जो
और क्या बोल सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटर है और जुडिशरी है, इनमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। और मेनली जो जुडिशरी है ये टोटली सेपरेट है फ्रॉम दिस एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए सेंटर और स्टेट में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, आराम से इंडिपेंडेंटली इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से ये भी एक टाइप का एक फेडरल फीचर्स हो गया ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन बाईकैमरलिज्म है। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, दो सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब देखिए लोकसभा क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं, और राज्यसभा किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसमें, पार्लियामेंट सेंटर के अंदर में। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा दे रहा है, ठीक है, सेंटर के अंदर में, इसीलिए यहाँ पे बाईकैमरलिज्म एक फीचर है किसका, फेडरल फीचर्स का। मतलब ये एक फीचर है संविधान के अंदर में जो कि मेनली फेडरल फीचर्स को दर्शाता है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा मेनली इसमें, हमने ये देखा कि संविधान के अंदर में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो मेनली फेडरल फीचर्स बताते हैं। फेडरल फीचर्स मतलब ये कि सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग इंटिटीज है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब कैसे, सबसे पहले तो ड्यूल पॉलिटी है। ड्यूल पॉलिटी मतलब दो गवर्नमेंट है अपने यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या है, जो पावर है वो डिवाइडेड है। सुप्रीम, उसके बाद सुप्रीमसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर है जो मेनली शेड्यूल 7 के अंदर में लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन को जो फेडरल फीचर्स है उनको उनको अमेंड करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, और बाईकैमरलिज्म है क्योंकि राज्यसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इस तरह से मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सभी क्या है, फेडरल फीचर्स है। अब बात करेंगे हम यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐसे कौन से फीचर्स है जो मेनली यूनिटरी फीचर्स को दर्शाते हैं। सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्ग सेंटर है। अपने यहाँ पे क्या है, सेंटर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जो भी यूनियन लिस्ट हो गए, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैक्सिमम जो अपर हैंड रहता है वो किसका रहता है, सेंटर का रहता है। इस तीनों लिस्ट के केस में पावर तो दिया गया है सेंटर को, सेंटर लिस्ट के सेंटर को पावर, बट जब इमरजेंसी आती है या जब राज्यसभा में ऐसे कोई प्रोविजन लेके आ जाता है जो मेनली बोलते हैं कि हमें स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना है, तो इन दैट केस पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिटरी फीचर जो संविधान के अंदर में दिए गए उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर्स बन जाता है इस यूनिटरी फीचर्स का। देन बात करेंगे स्टेट। स्टेट क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब ये खुद अलग नहीं हो सकता है। ओके, इसको जो पार्लियामेंट होता है वही अपने सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकता है, अलग कर सकता, मतलब उसको उसका नाम चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है। मतलब मैक्सिमम जो पावर दिया गया उस सेंटर के पास दिया गया, इसका मतलब पार्लियामेंट के पास दिया गया। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं कि सेंटर और स्टेट के अलग अलग संविधान है, दोनों के एक ही संविधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, ये सिंगल है। तो ये क्या है, एक यूनिटरी फीचर्स हो गया। देन बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ऐसे भी प्रोविजन है जो मेनली सिंपल मेजोरिटी से क्या हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं। संविधान के अंदर में ऐसे ऐसे प्रोविजन है जैसे कि जो स्टेट की बाउंड्री हो गई, नाम हो गया चेंज करना या अल्ट्रेशन हो गया कुछ भी, तो इस टाइप के केसेस जो है हम सिंपल मेजोरिटी से मतलब सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या दर्शाता है, यूनिटरी फीचर दर्शाता है। उसके बाद नो इक्वेलिटी इन द स्टेट रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा के केस में, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन के बेस पे राज्यसभा में क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो स्टेट है सभी स्टेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में। तो ये भी क्या है, एक टाइप का यूनिटरी फीचर्स है क्योंकि ये स्टेट को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, ये पॉपुलेशन को इंपॉर्टेंट दे रहा है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नो इक्वेलिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, दिस आल्सो वन ऑफ द फीचर्स, मेनली दिस आल्सो वन ऑफ द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इमरजेंसी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिसमें 352 जब लग जाता है या 356 जब लग जाता है तब क्या होता है, 356 में स्टेट इमरजेंसी का प्रोविजन है और इसमें नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है। जब ये कोई भी इमरजेंसी लग जाती है तो जो स्टेट के सब्जेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर लॉ कौन बनाता है, उसके ऊपर लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है फॉर सिक्योर इन द इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सेंटर और स्टेट, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सेंटर का हो या स्टेट का, मतलब
कुल मिला के ये कि स्टेट के लिए कोई अलग से सिटीजनशिप नहीं दी गई है, जैसे कि यूएस के केस में। यूएस में क्या होता है, स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है और सेंटर का अलग सिटीजन, मतलब यूएस सिटीजनशिप अलग होती है और स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है। बट इंडिया के केस में ऐसे नहीं है। इंडिया में क्या है, एक सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है और एक स्टेट का हाई कोर्ट है। और ये जो है हाई कोर्ट, ये क्या है, ये सबॉर्डिनेट है इसका सुप्रीम कोर्ट का। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट होते हैं। तो इस तरह से जो एक क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ऐसे नहीं कि ये अगर मान लीजिए कोई भी अगर सेंटर का मामला हो तो उसको हम स्टेट हाई कोर्ट में भी उसको हम अपील कर सकते हैं। इस तरह से मेनली जो सिस्टम है जुडिशरी का वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। देन बात करेंगे इंटीग्रेटेड ऑडिट सिस्टम। तो जो कैग होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या ऑडिट करता है, ये सेंटर के भी सब्जेक्ट को ऑडिट करता है, मतलब सेंटर के भी अकाउंट को ऑडिट कर सकता है और स्टेट के अकाउंट को भी ऑडिट कर सकता है। जबकि इनको अपॉइंट कौन करता है, इस कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इसका मतलब सेंटर अपॉइंट करता है इसको। बट ये क्या कर सकता है, स्टेट के भी अकाउंट को ऑडिट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं इन सभी फीचर्स को देखते हुए कि इंडियन संविधान के अंदर में क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। और ये यूनिटरी फीचर कौन से, एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, स्टेट जो है नॉट डिस्ट्रक्टिबल है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट का, मतलब हर एक स्टेट के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा के केस में। इमरजेंसी प्रोविजंस है जिससे हम स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट बना सकता है, मतलब सेंटर बना सकता है। सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज अ इंडियन सिटीजनशिप। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सर्वोपरि होता है, सुप्रीम होता है, वो पूरे देश के लिए एक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिट सिस्टम है, जो कैग होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों के सब्जेक्ट को ऑडिट कर, मतलब दोनों के अकाउंट को ऑडिट कर सकता है और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी क्या है, यूनिटरी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और क्या फीचर्स है, जैसे पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो होती है वो स्टेट लिस्ट जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी ये क्या कर सकता है, उसके ऊपर भी लॉ बना सकता है ये पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। क्योंकि जब देखिए अगर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या दिया गया है प्रोविजन, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर दोनों कानून बना सकता है। बट जब जब सेंटर ने भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना दिया और स्टेट में भी उसी सब्जेक्ट के कानून बना दिया, तो अपर हैंड किसका रहेगा, सेंटर का रहेगा ओवर दी स्टेट। तो इस तरह से जो सेंटर है वो क्या है, स्ट्रांग बन जाता है इस केस में। या जैसे इमरजेंसी हो जाती है तब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा उसके ऊपर कानून बना दिया जाता है। या राज्यसभा बोले कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाओ, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसके ऊपर कानून बना सकती है। उसके बाद जो स्टेट में जो गवर्नर होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, किसका, स्टेट का मेनली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिटरी फीचर्स हो गया। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, क्योंकि एक जो इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है, सेंटर में जो भी पार्लियामेंट होता है, उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनका भी इलेक्शन करता है। उसके बाद स्टेट में जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, मतलब जो असेंबली और काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो हम बोल सकते हैं जो एक क्या है, इंटीग्रेटेड मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी, जो सेंटर के भी, मतलब सेंटर में भी इलेक्शन कंडक्ट करता है, किसका, पार्लियामेंट का और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। सेम वे स्टेट में भी इलेक्शन कंडक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और काउंसिल का भी। उसके बाद वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास स्टेट बिल में। तो जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, कोई ऐसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल को क्या करता है, रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट के साइन के लिए। तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक तो अपनी जो साइन है उसको विथहोल्ड भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी सेंस में। इस तरह से मेनली ये सभी क्या है, हम क्या देख रहे हैं, ये यूनिटरी फीचर्स देख रहे हैं कि संविधान के अंदर में ऐसे कौन से फीचर्स है जो हमें ये बताते हैं कि संविधान में यूनिटरी फीचर्स को दर्शाया गया है। तो ये सभी क्या है, यूनिटरी फीचर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट नॉट डिस्ट्रक्टिबल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इमरजेंसी प्रोविजन है जिसके जरिए स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है। देन हमने देखा पार्लियामेंट अथॉरिटी होती है ओवर द स्टेट लिस्ट के ऊपर, अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर को प्रेसिडेंट।
देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करता है, चीफ मतलब जो कमिश्नर होता है इलेक्शन कमिश्नर वो कंडक्ट करता है, सेंटर के भी अपॉइंटमेंट की और स्टेट के भी जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उनके भी, और स्टेट असेंबली को वीटो पावर होता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास स्टेट के बिल के ऊपर। इस तरह से मेनली ये सभी क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। अभी हम क्रिटिक्स देखेंगे, क्रिटिक्स इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। अब ये फेडरल सिस्टम के बारे में ये क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं कि हमने एक ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम को अपनाया जैसे कि यूएस के अंदर और स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। ये मेनली क्रिटिक्स कर रहे हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में। तो ये जो केसी वेयर है इन्होंने कहा इसको कॉसी फेडरल कहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिटरी फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स है और फेडरल फीचर्स भी है, इसलिए इसको कॉसी फेडरल कहा गया है इस केसी वेयर के द्वारा। उसके बाद अलग अलग स्कॉलर ने इसको अलग अलग नाम से जाना है, जैसे कि जो के संतानम है इन्होंने ये कहा, के संतानम ने ये कहा कि हमने दो फैक्टर के वजह से मेनली क्या किया इस फेडरल ये यूनिटरी फीचर्स को अपनाया है, मतलब यूनिटरी बायस की तरफ अपना संविधान है। कौन से दो फीचर्स है मेनली, एक तो ये कि जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस किसका, सेंटर का फाइनेंशियल स्फीयर के ऊपर, ठीक है, और डिपेंडेंट ऑफ द स्टेट अपॉन द सेंटर ग्रांट, जो स्टेट है वो डिपेंड रहेगा, स्टेट एक तो डिपेंड रहेगा सेंटर के ऊपर फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट, ओके। इसलिए हमने क्या किया यूनिटरी बायस को अपनाया। दूसरी चीज, जब इमरजेंस आता है, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उस समय ये बहुत पावरफुल था, इसलिए हमने क्या किया यूनिटरी फीचर्स को अपनाया है, ठीक है। ये बोलते हैं मेनली ये के संतानम क्या बोलते हैं, ये दो फैक्टर बता रहे हैं हमें कि जिसके वजह से हमने यूनिटरी बायस अपनाया है अपने संविधान के अंदर में। पहला जो फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब हमने जो यूनिटरी फीचर्स जो यूनिटरी बायस अपनाया है उसमें जो सबसे पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मेनली सेंटर को हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना था और जो स्टेट था उसको डिपेंड बनाना था इसके ऊपर, सेंटर के ऊपर फॉर द फाइनेंशियल एड के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। दूसरी चीज, जिस तरह से प्लानिंग कमीशन एकदम स्ट्रांग बना हुआ था उस हिसाब से हमने जो अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन था वो बहुत कंट्रोल कर रहा था डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर में, तो इसलिए हमने क्या किया यूनिटरी बायस को अपनाया। उसके बाद पॉल अपेलेबाई क्या बोलते हैं इसको, इस मतलब ये क्रिटिक्स करते हुए इस फेडरल इंडियन फेडरल सिस्टम को क्रिटिक्स करते हुए, ये जो पॉल है, ठीक है, PAUL पॉल, ठीक है, ये स्कॉलर क्या बोलते हैं कि ये एक्सट्रीमली फेडरल सिस्टम है इंडिया का। उसके बाद मॉरिस जॉन बोलते हैं इसको, मॉरिस जॉन क्या बोलते हैं इसको, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटर और स्टेट, जिसमें स्टेट क्या कर रहा है हेल्प मांग रहा है सेंटर की फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट, इसलिए मॉरिस जॉन इसको बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। उसके बाद आयोर जॉइनिंग क्या बोलते हैं इसको, आयर जॉइनिंग बोलते हैं फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंड्रोविक क्या बोलते हैं इसको, इंडियन, इसको बोलते हैं कि यूनिक इन द कैरेक्टर बोलते हैं, यूनिक इन द कैरेक्टर। उसके बाद ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्कॉलर ने क्रिटिक्स किया इस इंडियन फेडरल सिस्टम को। तो इस बेस पे मेनली जो डॉक्टर BR आम्बेडकर है ये क्या बोलते हैं अपने, मतलब ये क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये बोलते हैं कि इंडिया ने ड्यूअल पॉलिटी को अपनाया है। अब ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे यूनियन यूनियन और स्टेट दो गवर्नमेंट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन जो है ये क्या है, ये यूनियन लीग नहीं है स्टेट का, मतलब ऐसे नहीं कि यूनियन के पीछे स्टेट जा रहा है, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है स्टेट एजेंट, स्टेट क्या है एक एजेंट टाइप है यूनियन का, ठीक है। देखिए डॉक्टर BR आम्बेडकर ने ये कहा कि जो जिस तरह से क्रिटिक्स किया जा रहा था इस अपने फेडरल सिस्टम का, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर BR आम्बेडकर ने ये कहा, ये तो बाद में बोलेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं कि जब संविधान में इस जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसके ऊपर क्रिटिक्स किया गया इस फेडरल सिस्टम इंडियन फेडरल सिस्टम के ऊपर में, तब डॉक्टर BR आम्बेडकर ने क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में, हमने ड्यूअल पॉलिटी को अपनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन जो है, यूनियन इज नॉट अ लीग ऑफ द स्टेट, ठीक है। और दूसरी चीज, जो जो स्टेट है ये कोई एजेंसी नहीं है यूनियन की, ठीक है, ये बोला गया है डॉक्टर BR आम्बेडकर के द्वारा। इन्होंने ये कहा कि दोनों अपना पावर कहाँ से लेते, कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, ठीक है, ना कि जो सेंटर है अपना पावर डिवाइड कर रहा है स्टेट के ऊपर, मतलब पावर डिराइव नहीं कर रहा है, ये सेंटर जो अपना पावर डिसॉल्व नहीं कर रहा है, ये खुद का पावर सेंटर को नहीं दे रहा है, ये संविधान है, ठीक है, ये संविधान है जो सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दिया जा रहा है। तो इसलिए क्या बोलता है यहाँ पे यूनिटरी और फेडरल, ये दो जो फीचर्स संविधान के अंदर में है, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है, टाइम के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के बेस पे
जिस तरह से सरकमस्टेंस रहेगा या जिस तरह से टाइम रहेगा उस हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी बनेगा और इस हिसाब से फेडरल बनेगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंस है तो फेडरल बनेगा, और अगर कोई इमरजेंसी प्रोविजंस आया है तो इस हिसाब से क्या बनेगा, यूनिटरी फीचर्स बनेगा, सो दैट देश की इंटीग्रिटी को बनाया जा सके। देखिए फिर उसके बाद ओवर सेंट्रलाइजेशन के ऊपर में डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी क्या बोलते हैं। ओवर सेंट्रलाइज जैसे बोला गया था कि सेंट्रल बहुत पावरफुल है, इसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या बोलते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल जो है फेडरलिज्म का वो क्या है कि जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये दोनों डिवाइड होनी चाहिए। दैट इज द मेनली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिवाइड होनी चाहिए, और ये ऑलरेडी डिवाइडेड है। ठीक है, और ये कहाँ से मिल रही है पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों क्या है, डिवाइडेड है। और दूसरी चीज क्या है, ये जो पार्टीशन हुआ है बिटवीन द सेंटर और स्टेट का, ये मेनली किसके बेस पे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट कोई सेंटर नहीं दे रहा, कोई सेंटर का लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्टेट के लिए पावर। ठीक है, ये जो पावर दिया जा रहा है स्टेट को, ये कहाँ से दिया जा रहा है, संविधान से दिया जा रहा है, ना कि किसी सेंटर के लॉ से दिया जा रहा है। इसलिए बोला गया है यहाँ पे, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ओवर द, मतलब इसके ऊपर में, मतलब ये जो ओवर सेंट्रलाइज, ये जो क्रिटिस किया जा रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ओवर सेंट्रलाइज है, इसके बेस पे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी बोलते हैं कि जो पावर है वो क्या है, डिवाइडेड है, और ये जो पावर दिया गया है, ठीक है, और जिसमें मेनली संविधान में फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, इसका मतलब ही होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को डिवाइड करना। और ये जो पावर डिवाइड किया गया है ये संविधान के द्वारा डिवाइड किया है, ना किसी सेंटर लॉ के जरिए डिवाइड किया गया है, जो कि सेंटर कल जाके इसको हटा दे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद जो स्टेट होता है वो डिपेंड नहीं है सेंटर के ऊपर में कोई भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के, क्योंकि दोनों क्या है, को इक्वल है इस दोनों सेंस में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सेंस में। ओके, अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है बोमाई केस के अंदर में, जो कि मेनली 1994 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ये जो फेडरलिज्म है ये एक बेसिक फीचर है संविधान का, और ये जो स्टेट है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बताया गया है कि ये इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज, स्टेट जो है ये कोई सैटेलाइट नहीं है या एजेंट नहीं है सेंटर का। दूसरी चीज, ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है, ये पावर जो है ये ओवरराइड कर सकता है सेंटर, बट ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक्सेप्शन कोई रूल नहीं होता है, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि जो बुमाई केस हुआ था 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है संविधान का, और स्टेट इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस के हिसाब से, और स्टेट जो है सैटेलाइट नहीं है या एजेंट नहीं है सेंटर का। और दूसरी चीज, ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर पावर जो है वो ओवरराइड करता है सेंटर, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कोई रूल नहीं होता है। तो इंडियन फेडरलिज्म है ये कंप्राइज करता है नेशनल सर्कमस्टेंस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। नेशनल सर्कमस्टेंस में क्या होता है, मेनली जो पावर होता है, जो स्टेट के पास जो पावर होता है वो खुद ऑटोनॉमिकली यूज करता है अपने स्पीयर के अंदर में, अपना जो भी जुरिडिक्शन है उसके अंदर में जो स्टेट है वो अपना पावर को यूज करता है। और जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस होता है तब क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, वो स्ट्रांग बन जाता है और वो स्टेट के सब्जेक्ट को ऊपर कानून बना सकता है। तो ये दो टाइप से, मतलब दो तरीके से अपना जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज करता है, मतलब ठीक है, ये दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करता है इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखिए हमने इस वीडियो के अंदर में क्या क्या जाना है। मेनली इस वीडियो के अंदर में हमने ये जानने की कोशिश किया है कि किस तरह से मेनली फेडरल फीचर्स होते हैं संविधान के और यूनिटरी फीचर्स होते हैं संविधान के। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से क्रिटिक्स जो है मेनली जो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया की जो फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर क्रिटिक्स करते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कौन से बेस पे मेनली दो टाइप से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है, एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस के बेस पे और एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस के बेस पे। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जो स्टेट होता है वो अपने जो भी जुडिक्शन है उसके बीच में पूरे ऑटोनॉमसली काम करता है। और दूसरी चीज़, जब इमरजेंसी सर्कमस्टेंस होती है तब जो नेशनल गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, स्टेट के ऊपर में, स्टेट लिस्ट में क्या, स्टेट लिस्ट के ऊपर में कानून बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटीग्रिटी का सवाल आ जाता है। ठीक है, इस तरह से अभी हम मेनली ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे ये जो फेडरल फीचर जो है, ठीक है, ये जो फेडरल फीचर और ये यूनिटरी फीचर्स, ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहला फेडरल फीचर्स में क्या है कि ड्यूअल गवर्नमेंट होता है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है। उसमें यूनिटरी फीचर्स में जो गवर्नमेंट होता है दैट इज सिंगल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो जो फेडरल फीचर में और क्या है,
और इसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन के केस में, या हो भी सकता है जैसे फ्रांस के केस में। ठीक है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है नेशनल गवर्नमेंट और रिलीजियस रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद यहाँ पे कोई पावर डिवाइडेड नहीं होता है। जो मैक्सिमम पावर होता है वो किसके पास होता है, सेंटर के पास में होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिजिड होता है, कठोर होता है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो जुडिशियरी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बाई कैमरलिज्म होता है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर गवर्नमेंट होता है, स्टेट भी गवर्नमेंट होता है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट देने के लिए क्या होता है, एक और नेशनल मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके भी रिप्रेजेंटेशन के लिए बाई कैमरल का प्रोविजन रखा जाता है। जैसे इंडिया के सेंस में लोकसभा है लोगों के लिए और राज्यसभा है राज्यों के लिए। ठीक है, इस तरह से। बट इस केस में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेनली यूनिकैमरल होता है, जैसे कि चाइना के केस में। बाई कैमरल भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन के केस में होता है, बट फेडरल सिस्टम में बाई कैमरल कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने फीचर्स देखा और उनको कंपेयर किया, फेडरल फीचर्स और यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो सेंटर और स्टेट है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन किस तरह से होता है, इसको हम जानेंगे पूरे तरीके से। फाइनेंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।